जय हिंद। आज की क्लास में हम रासायनिक बंधन के बारे में सीखने वाले हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानी जाती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रासायनिक बंधन क्या होती है, रासायनिक बंधन के कितने प्रकार होती है, उन सभी प्रकारों के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ इस पे उदाहरण भी देखते हुए चलेंगे जो कि किसी भी एग्जाम के लिए खास ज़रूरी होती है। केमिकल बॉन्डिंग से वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तो ये 100% श्योरली आपको जो है से इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर टकराएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे आप जो है सो पीजीटी के स्टूडेंट हैं, टीजीटी के स्टूडेंट हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, या बीएसएससी की तैयारी करने वाले हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं। सभी प्रकार के स्टूडेंटों के लिए यह जो है सो वीडियो सफिशिएंट होने वाली है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा। एक एक चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको जो है सो हर बात समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में केमिकल बॉन्डिंग को, यानी कि हम यहाँ से सीखेंगे कि रासायनिक बंधन क्या होती है, उस रासायनिक बंधन के बारे में समझेंगे, फिर इसके प्रकारों के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रासायनिक बंधन के लिए हम बताने के लिए तैयार हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। तो इसका परिभाषा के तौर पे आप पहले समझिए, फिर इसके लिए हम जो है सो उदाहरण भी आपके लिए लेकर के आए हुए हैं, उस उदाहरण को भी हम समझाएंगे। फिलहाल जो है यहाँ पे आपको परिभाषा पहले समझना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को अगर उसको परिभाषा आप समझ जाते हैं, उस शब्द को परिभाषित अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इसको आंतरिक जो इसका फंक्शन है वो समझने में भी कहीं ना कहीं आसानी रहेगा। तो इसलिए इसकी परिभाषा को पहले आप सीखिए। देखिए, कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में, यानी कि कोई भी तत्व है वो अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ताकि वह अक्रिय गैसों के समान ही अस्थायी हो सके। अक्रिय गैस क्या होती है, यहाँ पे देखिए 2-3 वर्ड का प्रयोग हुआ है। इन वर्ड का अर्थ पहले समझिए, क्योंकि परिभाषा देने का मतलब और सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल रट लीजिए, परिभाषा याद हो गया और समझ गए कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, इतना से मतलब नहीं होता है। इसमें जो शब्द का प्रयोग हुआ है ना, उस शब्द का अर्थ भी समझना है। जैसे कहता है बाह्यतम कक्षा, हम लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की जो कक्षा होती है, यानी कि उसमें जैसे कि हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन एक तत्व है, तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोग जानते हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होती है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से और भी इलेक्ट्रॉन जो है सो आगे की ओर बढ़ते रहती है। कक्षा डिपेंड करता है कि उसकी जो है सो कितना उसमें इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है कि इसमें कितना कक्षा लग सकती है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए हम एक कक्षा में ही इसको समायोजित कर सकते हैं, क्योंकि एक ही कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाती है और प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। उसके बाद देखेंगे द्वितीय कक्षा देखेंगे तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। इसी प्रकार से और भी जब हम देखेंगे कक्षा, तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है सो कक्षा की संख्या बढ़ती जाएगी। और यह चीज़ जो है सो पिछले क्लास में आपको सिखाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझे हैं, तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख लीजिएगा। इसी चैनल पे आपको जो है सो प्लेलिस्ट में आना है और वहाँ पे आपको जो है सो केमिस्ट्री नाम से मिल जाएगा प्लेलिस्ट, उसमें सर्च कीजिएगा, आपको जो है सो इसका मिल जाएगा वीडियो प्रॉपर तरीके से। समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या देखने हमने कि 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और क्या कहते हैं कि कोई भी तत्व है वो अपनी बाह्यतम कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन को सजाना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए चाहिए क्योंकि एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लेते कोई व्यक्ति है, उसको 5 रोटी खाने की क्षमता है, जब भी उसको भूख लगता है और खाने के लिए बैठता है तो वो 5 रोटी ही खा पाता है, इससे ज़्यादा वो नहीं खा पाता है। तो हम समझ जाएंगे कि उस व्यक्ति की जो भूख लगने की जो क्षमता है, रोटी खाने की जो क्षमता है, वो 5 रोटी ही है। और जब तक इस व्यक्ति को 5 रोटी मिल ना जाए तब तक ये छटपटाते रहेगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसको 3 रोटी खिला करके चाहता है उठाने के लिए, तो नहीं उठेगा, कहेगा कि नहीं मुझे और भूख लगा है, मुझे और रोटी चाहिए। फिर 1 रोटी देगा, फिर कहेगा नहीं मुझे और भी चाहिए, तो फिर 1 दे करके 2 पूरा देगा टोटल। तो 3 2 5 जब रोटी इसका पूर जाएगा तो इसका पेट पूरा भर जाएगा, तब कहेगा अब मेरा पेट भर गया और इससे ज़्यादा हमें खाने की क्षमता नहीं है, इसलिए हम नहीं खा सकते हैं। तो ये जो है इसकी क्षमता हो जाएगा कि 5 रोटी खा सकता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी तत्व होती है ना, तो इसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या होती है वो 8 होती है। अब अगर उसको 8 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो यह जो है सो एकदम संतुष्ट हो जाएगा और अक्रिय गैस की समान जो है सो अस्थायी हो सके, इसलिए वो अन्य परमाणुओं के साथ जो है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझा करता है। जैसे कि यहाँ पर भूख लगे हुए व्यक्ति है तो इसको रोटी चाहिए, ये अगर किसी से रोटी ले रहा है तो संभवतः है कि इससे भी कोई रोटी अगर मांग लेता है 3rd पर्सन, तो ये भी जो है सो उसको रोटी देगा। तो यही होता है साझा करना।
तो यहाँ पर जैसे इसी बात की चर्चा किया गया है, तो इस चीज़ को आपको समझना है अच्छे से। हमने एक उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश किए हैं। बाकी इसका हम एक उदाहरण और भी लेंगे जो कि जैसे केमिस्ट्री की भाषा में ही रहेगा, उसके बारे में हम समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको समझना है कि क्या होता है। तो यहाँ से आपको समझना है कि यह जो है सो इलेक्ट्रॉनों की क्या करती है, तो आदान प्रदान करती है। आदान प्रदान करने के कारण ही या फिर इसमें क्या होती है, तो साझेदारी भी करता है। आदान प्रदान कह लीजिए या साझेदारी कह लीजिए, उसे ही क्या कहते हैं, तो रासायनिक बंधन कहते हैं। तो रासायनिक बंधन आपने समझ लिए। अब इसके बाद इसमें समझना है कि रासायनिक बंधन के कितने प्रकार होते हैं, उस प्रकारों के आपको समझना पड़ेगा। चलिए हम प्रकारों को बताते हैं कि कितने प्रकार के रासायनिक बंधन होते हैं, और फिर बारी बारी से इसको भी स्टडी करना है। जैसे कि पहला बंधन में आप पहला प्रकार में देख सकते हैं कि इसका जो है सो 3 प्रकार है। 3 प्रकार में पहला प्रकार है विद्युत संयोजी या आयनिक बंधन। इसी को इंग्लिश में आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानी जाती है। अब बॉन्ड क्या होती है, बॉन्ड मतलब बंधन होती है। जब कभी भी 2 इलेक्ट्रॉनों को आपस में बांध के रखने वाले जो बंधन होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बॉन्ड कहते हैं। अब यह बॉन्ड जो होते हैं सिंगल बॉन्ड भी हो सकती है, डबल बॉन्ड भी हो सकती है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है। तो ये जो है सो बांध करके 2 इलेक्ट्रॉनों को बांध करके रखने की ये क्षमता होती है। दूसरा प्रकार है इसका सहसंयोजी बंधन, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानी जाती है। कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानी जाती है। तो दूसरा टाइप आपने समझ गए, सहसंयोजक बंधन। अब ये होता क्या है, इसको हम बारी बारी से इसको अध्ययन करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। तीसरा टाइप है इसका उपसहसंयोजक बंधन, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानी जाती है। अब ये तीनों में से पहला को हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट को समझिए कि ये होता क्या है, उसके बाद फिर हम दोनों को बारी बारी से और भी सभी को हम समझाएंगे आपको। सबसे पहला अगर हम बातें करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने रखा हुआ है कि विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंधन क्या होती है। इसी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानी जाती है। इसको परिभाषा पहले समझिए, फिर इसका उदाहरण समझिए, और अच्छे से आपको जो है सो इस चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक परिभाषा को अच्छे से नहीं डील करेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, तो इस पर देने वाले जो हम अभी उदाहरण है वो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, कहते हैं कि यानी कि आयनिक बंधन जो है, यह बॉन्ड जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने या ग्रहण करने के कारण बनता है। यानी कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दें या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दें, तब जा कर के जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, तो आपको ध्यान में रखना है आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयोनिक बॉन्ड के नाम से यह जाना जाएगा। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो उसी को हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानेंगे। ठीक है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनती है। आयोनिक बॉन्ड जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनती है, साझेदारी से बनती है, या धातुओं तथा अधातुओं के बीच बनता है। ध्यान में रखिएगा, आयोनिक बॉन्ड जो है वो किसके बीच बनता है, तो धातु और अधातुओं के बीच बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। धातु जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ों को आपको समझना है। धातु कभी भी पूछा जाएगा धातु क्या है, तो यह हमेशा इसका गुण होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, जबकि अधातु जो होगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो ग्रहण करेगा। त्याग करना मतलब अगर किसी के पास एक्स्ट्रा मान लेते हैं धन दौलत हो गया, तो वो कई बार दान भी करता है या त्याग भी करता है किसी मामले में, तो वो हो गया उसके पास, जो उसको हम मान सकते हैं धातु। और जो हमेशा किसी से लेने का ही काम करेगा वो क्या कहलाएगा, ग्रहण करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, तो अधातु कहलाएगा। इसको हम उदाहरण के द्वारा हम समझाए हुए हैं इससे पहले वाले वीडियो में, यहाँ पर भी हम समझा रहे हैं। और उस वीडियो को अगर आप लोगों में से कोई देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर के चेक कीजिए, आपको सारा वीडियो जो है सो इसमें आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। वहाँ पे जाने के बाद जो है सो आपको सर्च करना पड़ेगा केमिस्ट्री के नाम से, और केमिस्ट्री का पूरा जो है सो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, और फिर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। समझ गए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मतलब तो समझ, इस पे हम ट्रिक के माध्यम से भी समझाए हुए हैं, ज़रूर देखिएगा, और इसको भी समझाए हुए हैं धातु और अधातु को कैसे पहचान कर सकते हैं। अब इसी में जैसे देखिए, एक दे दिया हमने हाइड्रोजन, और दूसरा दे दिया ऑक्सीजन, तीसरा दे दिया क्लोरीन। अब पूछा जाएगा इसमें निम्नलिखित में से कौन धातु है और कौन अधातु है, तो आपको समझना पड़ेगा। इसमें हम बताए थे जिस शब्द के अंत में इन या जन लग जाता है वो क्या होता है, तो अधातु होता है। जैसे क्लोरीन इन लग गया तो ये क्या हो गया, अधातु हो गया। ऑक्सीजन जन लग गया तो क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। जैसे सोडियम, तो सोडियम के संकेत होता है Na। अब उसमें ट्रिक में हमने ये भी समझाए हुए हैं कि जिस शब्द के अंत में यम का प्रयोग आ जाए वो सभी क्या कहलाएगा, तो धातु कहलाएगा। वो सभी क्या कहलाएगा, धातु। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा।
बाकी इसको ट्रिक के माध्यम से हम समझाए हुए हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि इसमें हम कैसे इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ उदाहरण लेकर के हम आपके सामने रखे हुए हैं, इन उदाहरणों को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। जैसे कि पहला देखिए ये सोडियम है, Na फॉर सोडियम और Cl फॉर क्लोरीन। तो सोडियम है और क्लोरीन है, जिसमें एक धातु है सोडियम। अभी जस्ट हमने बोले हैं कि जिस शब्द के अंत में यम का प्रयोग आ जाए वो जो है सो धातु कहलाएगा, और जिसमें इन या जन का प्रयोग आ जाता है वो क्या कहलाता है, तो अधातु कहलाता है। दूसरी बात ये आपको समझना है कि धातु जो होती है वो हमेशा क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तो त्याग करता है, जबकि हाइड्रोजन जो होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण करता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, यह सोडियम है, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, क्योंकि इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 17 होती है। अब इस संख्या के आधार पर इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी होगी वो कितना होगा, तो 2 होगा। हमने बोले थे कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। एक सेकेंड, इसकी संख्या कितना होगी, 8 होगी। इस प्रकार से 8 बिंदी लगा दीजिए आप गिनती करके, वही आपका क्या कहलाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। फिर जो बच जाएगा वो किस में चला जाएगा, तो अगली कक्षा में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तो 8 और 2 10 तो हो गया। तो अंतिम कक्षा में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो इसलिए हम अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है वो कितना दिए हैं, तो 1 ही दिए हैं। इस चीज़ों को आपको समझना है, समझ गए ना। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके भी बता दिए, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं कि 2 8 1। इसी प्रकार से क्लोरीन के देखेंगे तो इसकी 17 होती है। तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 हो गया। जो बच गया है वो आप तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इतना साझा कर लेने के बाद आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि सभी तत्व जो होती है वो अपनी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, तो ध्यान में रखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास जो है सो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुर गया, ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, और ये जो है सो अपना 7 रुपया इसको दे नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं देने की बात जो होती है वो छोटी अमाउंट रहता है तो कोई भी किसी को दे देता है, लेकिन बड़ी अमाउंट में नहीं दे सकता है। मान लेते हैं कि अगर हम जा रहे हैं सामान, दो दोस्त गया है बाज़ार में सामान खरीदने के लिए, और किसी पुस्तक की कीमत या कलम की कीमत 8 रुपया है, एक के पास 7 रुपया है, एक दोस्त के पास 1 रुपया है। अब आप ही बताइए कि अगर 1 रुपये जिसके पास है वो दोस्त तो चाहेगा इस कलम को खरीदने के लिए, और इससे पैसा मांगेगा कि 7 रुपया मुझे दे दीजिए ताकि 8 रुपया हो जाएगा, तो हम ये पेन को 8 रुपया में खरीद लेंगे। तो ये संभावना कम बनता है कि ये अपना 7 रुपया दे सकता है। क्यों? क्योंकि पेन की ज़रूरत दोनों को है। तो ऐसी कंडीशन में ये हो सकता है कि ये इसको 7 रुपया ना दे, लेकिन उल्टा केस जब बनेगा तो ये 1 रुपये वाला हो सकता है कि 7 रुपये वाला को दे दे। ये संभावना बन जाती है, क्योंकि इसके पास छोटा अमाउंट है। ये कहेगा कि 1 ही रुपया था हमारा घट रहा है, 1 रुपया आप दे दीजिए, तो हम जो है इस पेन को 8 रुपये में खरीद लेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको समझने की कोशिश करना है कि इलेक्ट्रॉनों की जो साझा होगा, साझेदारी जो होगा यहाँ पर वो किस प्रकार का होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये जो है से इसको दे देगा, ये क्या करेगा, इसको दे देगा। यानी कि सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो दे देगा तो यहाँ से क्या हो गया, त्याग, यहाँ से त्याग हो गया। और पहले भी हमने बता दिए थे जो त्याग करता है वही धातु होता है, और इसने क्या कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो जब ग्रहण कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधातु का काम करेगा। तो यहाँ पर आपने त्याग और ग्रहण तो समझ लिए। तो यहाँ पर ये जब त्याग करता है तो इसके पास प्लस चिन्ह लगेगा, जो त्याग करता है उसको प्लस चिन्ह लगेगा, जो ग्रहण करता है उस पर माइनस चिन्ह लगेगा। और यही उठ के जब यहाँ पे आ गया है तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस हो गया। इसी का जब हम ऐड करेंगे तो NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इन चीज़ों को आपको समझना है। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? चलिए एक और उदाहरण समझिए। कैल्शियम है आपके सामने और ऑक्सीजन है। कैल्शियम की परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं कि 20 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाएगा तो 2 8 8, और यहाँ से देखिए कितना पूर गया, 8 8 16 2 18, बच गया 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसका बाह्यतम कक्षा में रखा हुआ है। जबकि ऑक्सीजन की जो कुल परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है। तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और बाकी का जो 6 इलेक्ट्रॉन बच गया वो द्वितीय कक्षा में चला जाएगा। अब संभावना यहाँ पर भी यही बन रहा है कि कम वाला जो है सो ज़्यादा वाला को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब ये इसको दे देगा तो यहाँ से त्याग हुआ, यहाँ से क्या हुआ, इसका त्याग हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, इसका ग्रहण हुआ।
तो जहाँ पे ग्रहण हुआ उस पर चिन्ह माइनस लगेगा, जहाँ त्याग हुआ उसको प्लस चिन्ह लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश किया गया है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जा रहा है, तो इसलिए +2 का सिंबल दिया गया है। इन चीज़ों को समझना है आपको, +2 दिया गया है सिंबल। और यहाँ पर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसलिए -2 लगाया गया है यहाँ पे। समझ गए ना। अब जब इसको हम फाइनल जब लिखेंगे तो Ca और O है, तो इसी को हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैसा लग रहा है यह क्लास, आप लोग हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है कि हमारे द्वारा जो बनाया गया वीडियो है वो आपके किसी न किसी काम में उपयोगी साबित हो रहा है, और इस प्रकार की वीडियो को बनाने को हमें मोटिवेट भी मिलती है। तो ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस प्रकार की पढ़ाई को पढ़ सकें और सीख सकें। चलिए आगे देखते हैं, और भी इसमें उदाहरण है। इस उदाहरण को अगला समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीजन तो हमने बता दिया, अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 12 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2, 8 और 2 के रूप में बनेगा। तो 8 2 10 तो यहाँ चला गया, और 2 जो बच गया ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा और यहाँ आकर के दे देगा। तो इसमें भी वही बात है, 2 प्लस होगा और यहाँ से 2 माइनस होगा, दोनों जोड़ करके यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या इतनी बात आप लोगों ने समझ लिए। अब इसके बाद इसके आगे समझिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो आपने समझ लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। अब यहाँ से आगे आपको समझना है कि कुछ महत्वपूर्ण जो है सो आपको विद्युत संयोजी यौगिकों के नाम दे रहे हैं, और इसी प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं, समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट हम जो है सो डायरेक्ट आपको जो है सो मलाई एक तरह से जो होती है वो हम निचोड़ निकाल करके आपको जो है सो सीधा ही आपको दे रहे हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं। एग्जाम में आपको सूत्र भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सी जो है सो बंधन पाया जाता है। तो देखिए यहाँ से उदाहरण, यहाँ पर जो है सो हेडिंग दिए गए हैं कि विद्युत संयोजी यौगिक। यहाँ पे यौगिक, अब यौगिक क्या होता है तो वो तो आपको जानते हैं कि कभी भी 2 या 2 से अधिक तत्वों का जब संयोग होती है तो यौगिक बनती है। जैसे पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम से Mg से मैग्नीशियम हो जाएगा, क्लोराइड Cl2 होती है, तो इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो यही हो जाएगा MgCl2। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मूला क्या होता है तो MgCl2। संगठन का आयन जो है यहाँ पर देखना है कि Mg जो है सो मैग्नीशियम जो है सो धातु है, और क्लोरीन जो है सो क्या है तो ये अधातु है। तो मैग्नीशियम अभी जस्ट हमने यहाँ पे समझाए हैं आपको कि मैग्नीशियम में क्या होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करता है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है। ऑक्सीजन में ये क्लोरीन अगर भी यहाँ पे रहता तो ये भी क्या करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ये भी प्राप्त करता। तो इसीलिए आपको यहाँ पे समझना है कि 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जो है सो मैग्नीशियम त्याग करता है, इसलिए +2 लग गया है। और Cl2 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये क्या हो जाएगा तो Cl- हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन 2 को जो है ना ये क्या करेगा Mg, और इसका जब बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इस प्रकार से बनेगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में बचा हुआ रहता है, एक इसको मिल जाता है, एक इसको मिल जाता है, इसलिए एक एक यहाँ पे बताया गया है। दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला समझिएगा आप लोग। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया गया है तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है तो NH4Cl होती है। ये यौगिक का सूत्र है, सूत्र भी याद रखिएगा। इसका जो है सो संगठन आयन जो होती है वो NH4 + 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसी प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड को देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला KCl होती है, यानी कि K यहाँ पे धातु हो जाएगा, Cl यहाँ पे अधातु हो जाएगी। पोटेशियम जो होती है वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, इसलिए 1+ दिया गया है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए यहाँ पे 1- दिया गया है। फिर आगे देखते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को, तो ये होता है फॉर्मूला इसका Al2O3, और इसमें जो है सो इलेक्ट्रॉन को आप देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर त्याग होती है, इसलिए +3 दिया गया है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होती है, इसलिए 2- दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से और भी यहाँ पे फॉर्मूला है जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो है इसका क्या होगा फॉर्मूला। जैसे देखिए कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 होती है फॉर्मूला। अब इसमें एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करती है, तो इसका ऐसे बन सकता है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होती है, इसको भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला CaNO3 का होल ट्वाइस होती है, आप इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं और इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और इसमें ये देख सकते हैं।
कॉपर सल्फेट का भी CuSO4 फार्मूला होता है और इसको ये होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होती है इस यौगिक का फार्मूला, और ये होती है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया यहाँ से कि किस प्रकार से जो है सो काम करता है ये विद्युत सहसंयोजी बंधन, इसके बारे में हमने बताया। अब इसके बारे में अभी और भी बहुत सारा डिटेल में आपको जो है सो सभी चीज़ को पढ़ना है, सीखना है, समझना है। इसमें बहुत सारे चीज़ बचा हुआ है। वीडियो को हम छोटी छोटी जो है सो बना करके अपलोड करते हैं, इसीलिए इस वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि इसमें जो है सो अगले वीडियो हम सिखाएंगे आपको कि आयनिक बंधन की विशेषताएँ क्या होती है, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुछ आलक होते हैं, किस अवस्था में क्या होती है, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को हम आपको समझाने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी एक कमेंट हमें मोटिवेट करती है। हमने पहले भी आपको बता दिए हैं कि आपकी एक कमेंट हमारी मोटिवेशन का कारण बनती है और इस काम को करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो रासायनिक बंधन के बारे में आज हमने सिखाए हैं, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट हम पढ़ेंगे और इसका जवाब भी देंगे। दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, और इसी प्रकार का वीडियो को आप हमेशा पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।